माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ बनाया है तो दो ना। हाँ माँ, भूख तो मुझे भी लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। तभी उनकी माँ सुजाता बोली, बिटिया, चूल्हे पर चावल चढ़ा रखा है, बनने ही वाला है, थोड़ा इंतजार करो। तभी अचानक चूल्हे की आंच तेज हो गई और चावल आधे जल गए। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो 2 मुट्ठी चावल बनाए थे, ये भी जल गए। अब मैं अपनी दोनों बिटिया को क्या खिलाऊंगी? जल्दी से पतीले को चूल्हे पर से उतार देती हूँ, नहीं तो जो थोड़े बहुत चावल बचे हुए हैं वो भी जल जाएंगे। फिर वो तुरंत गरम पतीले को अपने हाथों से पकड़कर चूल्हे से उतारती है। इस दौरान उसके हाथ जल जाते हैं। आह, कैसे बुरे दिन आ गए हैं। वैसे भी घर में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसी में से थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का चावल निकाल लेती हूँ। तभी उनकी दोनों बेटियां उसके पास आई और अपनी माँ का जला हुआ हाथ देखकर बोली, माँ, आपने तो अपने हाथ जला लिए, आपका ध्यान किधर था? लाओ माँ, मैं आपके हाथों में फूंक मार देती हूँ। अरे बिटिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम दोनों बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। सुजाता उन जले हुए चावलों में से थोड़े से चावल निकालकर अपनी दोनों बेटियों को परोस देती है, लेकिन इतने कम चावल खाकर किसी का भी पेट नहीं भरा। माँ, मुझे और चावल खाने हैं। मुझे भी माँ। बिटिया, चावल इतने ही थे, अभी घर के हालात ठीक नहीं है ना, इसलिए कम खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। सुजाता बड़ी मुश्किलों में दिन काट रही थी, क्योंकि उसका पति बिरजू दिन रात शराब पीकर घर में पड़ा रहता था। शाम के समय सुजाता चूल्हे के पास उदास बैठी हुई थी। सुबह का तो जैसे तैसे काम चल गया, लेकिन रात को क्या बनाऊंगी? मैं अपनी बच्चियों को भूखा नहीं सुला सकती। तभी वो अपनी पड़ोसन कमला के पास गई और बोली, कमला बहन, क्या तुम मुझे थोड़े से दाल चावल दे सकती हो? वो क्या है ना, मैं खुद भूखा रह लेती, मगर मेरी दोनों बेटियां नहीं रह पाएंगी। पैसे आने पर वापस लौटा दूंगी। अरे कोई बात नहीं सुजाता बहन, पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है, तुम ले जा सकती हो। धन्यवाद बहन। सुजाता कमला से थोड़े से दाल चावल लाकर उसे पकाकर अपनी दोनों बेटियों को खिला देती है। इतने में नशे की हालत में उसका पति बिरजू आ गया। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना। अरे सुजाता, लाओ मुझे भी खाना परोसो, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। मुझसे जुबान संभाल कर बात क्या करो। खबरदार, मुझसे खाना मांगा तो कितना समझाया है कि शराब मत पियो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी दोनों बेटियों की फिक्र ही नहीं है। कभी सोचा है दोनों भूखे कैसे रहेंगे? हमेशा शराब पीकर इधर उधर घूमते रहते हो, सारे शर्म बेच खाई है। अरे इनके लिए तो पैसे कमा नहीं सकती तो क्या करोगे जीवन में? मुझसे जुबान संभाल कर बात किया कर, मैं तेरा पति हूँ। क्या कहा? जुबान संभाल कर बात करूँ? तुमने मेरे और मेरी बेटियों के लिए आज तक किया ही क्या है? खाने के लिए तरसना पड़ गया है, बाहर के लोगों से हाथ पैर जोड़कर भीख मांगनी पड़ती है खाने के लिए, और मैं तुम्हारी इज्जत करूँ? हाँ। तभी बिरजू गुस्से से सुजाता को पीटने लगा। ये देख दोनों बेटियां सहम गई। दोबारा मुझसे जबान लड़ाएगी तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये बोलकर बिरजू नशे की हालत में सो गया। बेचारी सुजाता बहुत रोती है, वहीं उसकी दोनों बेटियां डरकर उससे लिपट गई। सुबह होते ही सुजाता काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगी। वो तो शराब पीना छोड़ेंगे नहीं, मुझे ही अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। सुजाता काम ढूंढते ढूंढते एक बंगले में गई। फिर वो बंगले की मालकिन से बोली, मेम साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर आपके घर में कोई भी काम हो, झाड़ू पोछा बर्तन, मैं सब कर लूंगी, आप मुझे काम दे दीजिए। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। धन्यवाद मेम साहब। अगले दिन अपनी दोनों बेटियों को 2 सूखी रोटियां खिलाकर सुजाता काम पर जाने के लिए निकल गई। उसी बीच रास्ते में उसे एक सूखा आम का पेड़ दिखाई दिया। ये पेड़ कितना बेजान हो गया है, मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। ऐसे ही सुजाता रोज आते जाते उस पेड़ को पानी दिया करती और काम पर जाया करती। एक दिन सुजाता को घर आने में देरी हो गई। तभी बिरजू घर पर सुजाता को ना पाकर गुस्से में बौखला गया। फिर वो अपनी दोनों बेटियों से उसके काम की जगह का पता पूछकर वो वहाँ जा पहुँचा और वहाँ तमाशा करने लगा, जिस वजह से सुजाता को नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर कोई भी उसे उसके शराबी पति की वजह से काम पर नहीं रखता। इस बात से सुजाता बहुत दुखी हो जाती है। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। वो पड़ोसियों से जाकर खाना मांगती है, लेकिन इस बार उसकी कोई मदद नहीं करता।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपनी दोनों बच्चियों को क्या खिलाऊंगी? अब तो कोई मुझे काम पर भी नहीं रख रहा। ऐसी जिंदगी मुझे क्यों दी भगवान? आप इससे अच्छा मुझे मौत दे देते। माँ देखो, मुझे ये छोटा सा गुड़ का टुकड़ा मिला है, इसे हम दोनों बहनें खा लेती हैं। बेचारी मेरी बच्ची, तुम दोनों खा लो। तारा और माला गुड़ के टुकड़े को मिल बांट कर खा लेती हैं, फिर ऊपर से पानी पीकर दोनों सो गईं। अगले दिन सुजाता जब उठकर आंगन में झाड़ू लगाने बाहर आई तो उसने देखा उसके आंगन में आम का पेड़ लगा हुआ था, जो कि रसीले आमों से लदा हुआ था। ये देख सुजाता हैरानी से बोली, भला ये आम का पेड़ मेरे आंगन में कैसे आया? मैंने तो आंगन में आम का बीज भी नहीं डाला था। फिर कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ऐसा कहकर सुजाता ने आम के पेड़ को छू कर देखा। अरे, ये तो सचमुच आम का पेड़ है। तभी आम के पेड़ में से आवाज आई, हैरानी की कोई बात नहीं है सुजाता, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर तुम रोज एक सूखे पेड़ को पानी देती थी, मैं वही आम का पेड़ हूँ। पर तुम उस जगह से यहाँ कैसे आए? क्योंकि मैं जादुई आम का पेड़ हूँ। तुमने मुझे पानी देकर फिर से हरा भरा कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे पास आया हूँ। तुम इसमें से जितने चाहे आम तोड़ सकती हो, फिर उतने ही आम तुरंत वापस आ जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर सुजाता ने जादुई आम के पेड़ से 3-4 आम तोड़े। तभी वहाँ दोबारा से आम आ गए। अरे वाह जादुई आम के पेड़, तुमने जो बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सबसे पहले मैं अपने दोनों बेटियों को रसीले आम खिलाऊंगी, उसके बाद बाकी आम बाजार में बेचाऊंगी। इतना बोलकर सुजाता तोड़े हुए आमों को लेकर अपनी दोनों बेटियों के पास गई और उन्हें खाने को दिया। आम खाते ही उसकी दोनों बेटियां बोली, अरे वाह माँ, ये आम तो बड़े रसीले हैं। मजा ही आ गया माँ आम खाकर। माँ मुझे एक और दो ना। ये ले बिटिया, जितना तेरा मन हो उतना खा लो। उसके बाद सुजाता जादुई आम के पेड़ में से ढेर सारे आम तोड़कर बाजार में बेचने चली गई। ताजे रसीले मीठे आम ले लो, केवल 10 रुपए में कम दाम में गर्मियों में रसीले आमों का लुत्फ उठाइए। तभी वहाँ एक औरत आई और बोली, अरे बहन, तुम तो इतने कम दाम में इतने रसीले आम बेच रही हो, ऐसा करो मुझे 2 किलो आम दे दो। अरे वाह, ये आम तो बड़े चमक रहे हैं, ऐसा करो मुझे भी 2 किलो आम दे देना। एक एक करके सुजाता के सारे आम बिक गए और पहले ही दिन सुजाता की अच्छी खासी कमाई हो गई। फिर वो उन पैसों से घर का राशन ले आई। लगता है अब धीरे धीरे मेरे घर के हालात सुधर जाएंगे। बिटिया की स्कूल की फीस भी तो जमा करनी है और उनके लिए स्कूल के यूनिफॉर्म और नए जूते भी लाने हैं। ये कहते हुए सुजाता बचे हुए पैसे गिन रही थी कि तभी वहाँ बिरजू आ गया और बोला, आज तो इतना सारा राशन कहाँ से लेकर आई? तेरे पास पैसे कहाँ से आए? बोल जल्दी, कौन सी लॉटरी लगी है तेरी? चल जल्दी से मुझे पैसे दे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। लगता है तू पैसे ऐसे नहीं देगी। ये कहते हुए बिरजू सुजाता के हाथों से पैसे छीनने लगा। तभी जादुई आम का पेड़ अपने जादू से बिरजू को हवा में उछाल उछाल कर जमीन पर पटकने लगा। छोड़ो मुझे, कौन है यहाँ? हाय मर गया रे, कोई मुझे बचाओ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी जादुई आम के पेड़ की आवाज बिरजू को सुनाई दी। तुम इसी के लायक हो बिरजू, तुम अपनी पत्नी और बेटियों को जो सता रहे हो, उनके लिए कुछ काम नहीं करते हो। ऐसे इंसान को तो यही सजा मिलनी चाहिए। अभी तो तुम्हारे साथ और बुरा होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सुधर जाओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, मैं सुधर जाऊंगा, मैं पक्का सुधर जाऊंगा। सुजाता, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है। हे जादुई आम के पेड़, इन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है सुजाता, मैं तुम्हारे कहने पर इसे छोड़ रहा हूँ। उसके बाद सुजाता बिरजू को सब कुछ बताती है। इस तरह अब हर रोज सुजाता जादुई आम के पेड़ से ढेर सारे आम तोड़कर बाजार में बेचने जाती, जिससे धीरे धीरे उसकी कमाई और भी ज्यादा अच्छी होने लगी। वहीं बिरजू भी शराब पीना छोड़कर एक फैक्ट्री में काम करने लगा। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया और सुजाता अपने परिवार के संग हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। वाह पापा, आप कितने अच्छे हो। आज मेरे जन्मदिन पर मुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गए। पिज्जा और बर्गर बहुत ही टेस्टी था। आखिर मेरी प्यारी बेटी का जन्मदिन जो है। अगर तुम्हें और भी कुछ खाने का मन कर रहा है तो कह दो, दुकान सामने ही है।
नहीं पिताजी, अब मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। हाँ, लेकिन अगली बार मेरे जन्मदिन पर मुझे इसी जगह लेकर आना। यहाँ सच में बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। अच्छा ठीक है, बाकी बातें घर जाकर कर लेना। सुगंधा के पापा, पहले आप गाड़ी पर ध्यान दो। कितनी बार कहूँ, गाड़ी चलाते समय बात नहीं करते। सुगंधा के पिता किशोर गाड़ी ध्यान से चला रहे थे, लेकिन अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिस वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आसपास के लोगों ने फौरन उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। कुछ देर बाद सुगंधा को जब होश आया तो उसने देखा उसके सिर और हाथों में पट्टी बंधी हुई थी। तभी सुगंधा को उसके पिता किशोर दिखाई दिए। उनके हाथ और पैर में भी चोट लगी थी और वो रोए जा रहे थे। ये देख सुगंधा बोली, पापा आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? और मम्मी कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। मेरी प्यारी बच्ची, वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। चली गई? पर कहाँ? भगवान के पास, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। कह दो ये सब झूठ है। आप मुझसे प्रैंक कर रहे हो ना? मम्मी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। मैं मम्मी के बिना कैसे रहूंगी पापा? ये कहते हुए सुगंधा फूट फूट कर रोने लगी। किशोर ने अपनी बेटी सुगंधा को बड़ी मुश्किल से संभाला और अपनी पत्नी ममता का दाह संस्कार किया। सुगंधा माँ की मृत्यु के बाद बहुत उदास रहने लगी। उसने हंसना, बोलना, खेलना, कूदना सब छोड़ दिया। वो गुमसुम रहा करती थी। एक दिन सुगंधा की बुआ ललिता अपने भाई किशोर से मिलने आई और सुगंधा की ऐसी हालत देख अपने भाई किशोर से बोली, भैया मैं तो कहती हूँ आप दूसरी शादी कर लीजिए। सुगंधा को माँ मिल जाएगी और आप बाहर रहकर अपना बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। देखो तो बच्ची का क्या हाल हो गया है। उसे माँ की जरूरत है। मेरी नजर में एक पढ़ी लिखी औरत है और पता है सुगंधा बिटिया जिस स्कूल में पढ़ती है उसी स्कूल में अभी उसका ट्रांसफर हुआ है। मुझे पक्का यकीन है वो सुगंधा को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। तुम कहो तो मैं आज ही उससे बात करती हूँ। अपनी बेटी की हालत देख किशोर ने दूसरी शादी करने का फैसला किया और अपनी बहन ललिता के द्वारा बताई गई औरत जिसका नाम था मधुरिमा, उससे दूसरी शादी कर ली। किशोर ने मधुरिमा को जब पहली बार अपनी सुगंधा बिटिया से मिलवाया तो मधुरिमा सुगंधा के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, कितनी प्यारी बच्ची है मेरी बेटी, बिल्कुल डॉल की तरह। सुगंधा मेरे पास आओ, अपनी नई माँ से नहीं मिलोगी? मेरे पास आओ मेरी प्यारी बच्ची। अब तुम्हें उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी माँ आ गई है ना? मैं तुम्हें अपने हाथों से गर्मा गर्म स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगी। क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया? मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह प्यार करूंगी। मैं तुम्हें परियों की कहानियाँ भी सुनाऊंगी। मधुरिमा की मीठी मीठी बातें सुन सुगंधा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अपनी बिटिया के चेहरे पर मुस्कान देख किशोर भी बहुत खुश होता है। कुछ दिन सब ठीक चलता है। मधुरिमा सुगंधा को सुबह जल्दी उठाकर स्कूल जाने के लिए तैयार करती, उसका लंच बॉक्स बनाती, फिर दोनों एक साथ स्कूल जाते। घर और स्कूल दोनों जगह मधुरिमा सुगंधा का बड़ा ध्यान रखती। मधुरिमा को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो सुगंधा की सौतेली माँ है। फिर कुछ समय बाद किशोर को काम के सिलसिले से विदेश जाना पड़ा। मधुरिमा तुम अपना और मेरी बिटिया का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। आप सुगंधा बिटिया की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं सुगंधा का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए। मधुरिमा की बात सुन किशोर के दिल को तसल्ली हुई। फिर वो अपनी बेटी सुगंधा से मिलकर विदेश चला गया। किशोर के जाते ही मधुरिमा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। अगली सुबह सुगंधा स्कूल जाने के लिए नहा धोकर तैयार हो गई। तब वो अपनी सौतेली माँ मधुरिमा से बोली, मम्मी जल्दी से मेरे बाल बना दो, स्कूल जाने में देरी हो रही है। तभी मधुरिमा जोर से सुगंधा के गाल पर चाटा मारते हुए बोली, महारानी आज से तो खुद अपने बाल बनाएगी, समझ गई? और हाँ, जल्दी सुबह उठकर पहले घर के सारे काम खत्म कर, उसके बाद ही तो स्कूल जाएगी। मम्मी ये आप क्या बोल रही हो? मैं घर का काम कैसे कर सकती हूँ? मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। वैसे भी आप ही तो घर के सारे काम करती हो। नालायक, तुझे क्या लगा मैं सारी जिंदगी तुझे अपने सर पर बैठा कर रखूंगी? मैं तो सिर्फ नाटक कर रही थी तेरे बाप को दिखाने के लिए, समझी?
मैं तो तुझसे नफरत करती हूँ और अब मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे मार मार कर तेरा मुंह लाल कर दूंगी। अब जा जल्दी से, पहले मेरे लिए नाश्ता बना, मैं तब तक रेडी हो जाती हूँ। सौतेली माँ मधुरिमा का ये रूप देखकर सुगंधा बुरी तरह डर गई। फिर वो स्कूल यूनिफॉर्म में नाश्ता बनाने किचन में गई। सुगंधा ने पहली बार किचन में कदम रखा था। उसे जैसा भी बनाना आया उसने बनाया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब सुगंधा के ऊपर मधुरिमा और भी ज्यादा अत्याचार करने लगी। बेचारी सुगंधा चुपचाप अत्याचार सहकर घर के सारे काम करती और अपनी पढ़ाई भी करती। एक दिन सुगंधा सुबह जल्दी उठ घर का सारा काम खत्म कर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी माँ मधुरिमा गुस्से में उसके पास आई और बोली, कमबख्त, आज स्कूल में फंक्शन है, मुझे ये साड़ी पहनकर जाना है। मेरी साड़ी पर स्त्री क्यों नहीं हुई? मैंने तुझे कल रात ही कहा था कि मेरी साड़ी स्त्री हो जानी चाहिए। चल अब जल्दी कर, कोई भी काम ढंग से नहीं करती। सुगंधा को स्कूल जाने में देरी हो रही थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी मधुरिमा की साड़ी पर स्त्री करने लगी। लेकिन जल्दी के चक्कर में वो साड़ी सुगंधा के हाथों से जल गई और जब ये बात मधुरिमा को पता चली तो वो गुस्से में तिलमिला उठी। सत्यानाश, मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी तूने, मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगी जो तू हमेशा याद रखेगी। ये कहते हुए मधुरिमा ने गरम गरम इस्त्री सुगंधा के हाथों में लगा दी। मेरा हाथ बहुत जल रहा है मम्मी, आपने ये क्या किया? मेरे एग्जाम आने वाले हैं, अब मैं कैसे लिखूंगी? बहुत दर्द हो रहा है, आपने मेरा हाथ क्यों जलाया? मैंने जानबूझकर आपकी साड़ी नहीं जलाई थी। वैसे भी आपके पास तो इतनी सारी साड़ियाँ हैं, कोई सी भी पहन लेती। बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। मुझे पता है, तू बहुत अच्छे से जानती थी कि ये मेरी फेवरेट साड़ी है, इसलिए तूने जानबूझकर जलाई है। मुझे पागल बनाती है, इसकी सजा तो तुझे मिलनी ही थी। अगर दोबारा से तूने मेरा काम ठीक से नहीं किया ना, तो आज तो सिर्फ हाथ जलाया है, अगली बार पूरा शरीर जला दूंगी। इतना कहकर मधुरिमा गुस्से से अपने कमरे में चली गई और फिर दूसरी साड़ी पहनकर स्कूल चली गई। बेचारी सुगंधा भी अपने जले हुए हाथों पर टूथपेस्ट लगाकर स्कूल चली गई। जब वो स्कूल पहुंची और अपनी क्लास में दाखिल हुई तब वो वहां अपनी सौतीली माँ मधुरिमा को देखकर सुन्न रह गई। मम्मी मेरी क्लास में क्या कर रही है? ये तो 7th क्लास को पढ़ाती थी ना, मेरी क्लास टीचर कहाँ गई? सुगंधा सहमी हुई खड़ी थी। तभी मधुरिमा बोली, स्टूडेंट सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। आज से मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ। तुम्हारी पुरानी टीचर सरिता स्कूल छोड़कर चली गई है, इसलिए अब से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। ये सुनते ही सुगंधा का सर चकरा गया। ओह नो, इतनी बड़ी ट्रेजेडी कैसे होगी मेरे साथ? घर पर ये कम थी मेरे ऊपर अत्याचार करने के लिए, जो मेरी क्लास टीचर बनकर अब स्कूल में भी मुझे टॉर्चर करेगी। सुगंधा को खड़ी देख मधुरिमा गुस्से से बोली, ये कोई टाइम है स्कूल आने का? पूरा आधा घंटा लेट आई हो, बुत बनकर क्यों खड़ी हो? बोलती क्यों नहीं? मैं कुछ पूछ रही हूँ और बाकी बच्चे मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कल से कोई बच्चा लेट नहीं आएगा और हाँ, सभी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे। मैं अपनी बात बार बार रिपीट नहीं करती और अगर किसी ने कोई भी गलती की मैं पिटाई बहुत ज्यादा करती हूँ और आज तुम देर से आई हो, इसलिए पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी। मम्मी, मैम आप तो जानती हैं कि मैं देर से क्यों आई हूँ। ये स्कूल है, घर नहीं, समझी? मैं यहाँ तुम्हारी टीचर हूँ और टीचर होने के नाते तुम्हें सजा देना तो मेरा फर्ज है। अगर तुम्हें सजा नहीं दूंगी तो बाकी बच्चे डरेंगे कैसे? उन्हें पता कैसे चलेगा कि मैं कितनी खतरनाक टीचर हूँ? अब जाओ यहाँ से और ग्राउंड में हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ और जब तक मैं ना कहूँ क्लास में आने की जरूरत नहीं। बेचारी सुगंधा रोते हुए ग्राउंड में चली गई और हाथ ऊपर करके खड़ी हो गई। खड़े खड़े काफी समय बीत गया लेकिन मधुरिमा को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। धूप काफी हो चुकी थी। बेचारी सुगंधा धूप में खड़ी खड़ी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वहाँ मधुरिमा आई और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए बोली, उठ जल्दी, ये नाटक घर जाकर करना। मैंने ब्लैक बोर्ड में जो काम दिया है फटाफट उसे नोटबुक पर जाकर लिख। बेचारी सुगंधा क्लास में जाकर जले हुए हाथों से अपनी नोटबुक में लिखने लगी। उसके बाद स्कूल की छुट्टी होने के बाद सुगंधा बड़ी मुश्किल से घर गई। घर पहुंचकर उसने जले हुए हाथों से घर का बाकी का काम निपटाया और स्कूल का होमवर्क करने बैठ गई। फिर रात के समय वो अपनी स्वर्गवासी माँ को याद कर रोते रोते सो गई। अगली सुबह वो सोती ही रह गई। तभी मधुरिमा चिल्लाते हुए उसके कमरे में आई और बोली,
नालायक, कब तक सोती रहेगी? तुझे स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। चल जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना। मम्मी, मेरा हाथ आज बहुत दुख रहा है, आज मैं नाश्ता नहीं बना पाऊंगी। तेरा हाथ दुखे या गला, तुझे मेरे लिए नाश्ता बनाना ही पड़ेगा, समझी? नहीं तो पता है ना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। बेचारी सुगंधा ना चाहते हुए भी किचन में चली गई और जले हुए हाथों से सौतेली माँ मधुरिमा के लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद खुद स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन घर के काम खत्म करने की वजह से वो आज भी स्कूल लेट पहुंची। क्लास में लेट आता देख मधुरिमा सुगंधा पर चिल्लाने लगी। तभी सुगंधा रोते हुए बोली, मैम मुझे माफ कर दीजिए, कल से मैं टाइम पर आ जाऊंगी, प्लीज आज मुझे कोई सजा मत देना। ये कहते हुए सुगंधा अपनी सौतेली माँ मधुरिमा, जो उसकी क्लास टीचर थी, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। लेकिन मधुरिमा का दिल नहीं पसीजा। मधुरिमा सुगंधा से पूरे स्कूल की सफाई करवाती है। ये देख बाकी बच्चे भी मधुरिमा से डरने लगे। पूरे स्कूल की सफाई करते करते सुगंधा की बुरी हालत हो गई। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद सुगंधा घर जा ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक जगह काफी भीड़ दिखाई दी। वो भीड़ के पास गई तो उसने देखा उसकी सौतेली माँ मधुरिमा का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था और आसपास खड़े लोग बस तमाशा देख रहे थे। कोई भी मधुरिमा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तभी सुगंधा तुरंत अपनी सौतेली माँ मधुरिमा को नजदीकी अस्पताल लेकर गई। मधुरिमा का काफी खून बह चुका था, उसे खून की बहुत जरूरत थी। मधुरिमा का ब्लड ग्रुप का खून कहीं नहीं मिल रहा था। तभी सुगंधा के खून की जांच की और उसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया। सुगंधा तुरंत अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो गई। सही समय पर खून मिलने से मधुरिमा की जान बच गई। थोड़ी देर बाद मधुरिमा होश में आते ही डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? मुझे क्या हो गया था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मैम आपका एक्सीडेंट हो गया था, वो तो शुक्र है समय पर आपकी बेटी आपको यहाँ ले आई। आपका काफी खून बह चुका था। आपकी बेटी की वजह से आज आपकी जान बची है। आपकी बेटी बहुत बहादुर है। वो कितनी ज्यादा कमजोर थी, बिल्कुल भी खून देने के लायक नहीं थी। हमने तो बहुत मना भी किया लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। वो तो बस अपनी माँ की जान बचाना चाहती थी। डॉक्टर की सारी बात सुन मधुरिमा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। फिर वो माफी मांगते हुए सुगंधा से बोली, सुगंधा बेटी, मैंने तुम पर कितना अत्याचार किया, घर पर और स्कूल में भी, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। तुम सच में बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी गुड़िया। ये कहते हुए मधुरिमा ने सुगंधा को गले से लगा लिया। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया और मासूम सुगंधा को उसे प्यार करने वाली माँ दोबारा मिल गई।